सत श्री अकाल जी। आप लोगों को मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ गुरुओं की भूमि पंजाब और आप सब कर्मठ पत्रकारों बंधुओं के बीच में मुझे आने का मौका मिला। मैं कल महाराष्ट्र में था और कल जयराम रमेश जी का मेरे पास जैसे ही मैसेज आया कि मुझे पंजाब पीसीसी में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों की संख्या देखकर लग भी रहा है कि यहाँ पर वास्तव में प्रेस अभी एक्टिव है और प्रेस जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं भी आप लोगों के बीच से ही निकला हुआ एक पत्रकार ही हूँ। मैं कांग्रेस युवा संदेश का कई वर्षों तक चीफ एडिटर भी रहा और पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ चीज़ें और भी की। आपसे व्यक्तिगत तौर पे उनको भी साझा करेंगे। आज का जो विषय है बंधुओं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है पूरे भारत के अंदर, आज हमने लगभग 25 जगह अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में महंगाई के मुद्दे को लिया है। हो सकता है कि महंगाई का मुद्दा हमें आपको शायद उतना परेशान न कर रहा हो, लेकिन अगर एक आम जन से, एक गरीब व्यक्ति से, एक पिछड़े व्यक्ति से हम पूछेंगे गांव में, तो महंगाई एक आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई को लेकर पिछले 4-5 महीने में कांग्रेस पार्टी ने 5-6 अपने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं और हम पूरी तरह से संसद से लेकर सड़क तक गरीब की आवाज़ और महंगाई की जो महंगाई का मुद्दा है उसको लेकर प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा 2014 में बड़े बड़े भाषण दिए गए थे और उन्हीं मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार चुनी गई। जनता ने भरोसा किया और मुख्य उसमें अर्थव्यवस्था के ऊपर ही मोदी साहब के बड़े बड़े वाक़ये आए थे। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार। तमाम मुद्दे ऐसे आए थे कि सरदार मनमोहन सिंह जी की जो सरकार है वो पूरी तरह से आर्थिक मुद्दों पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर फेल है। लेकिन उसके बाद जो अभी 8 वर्षों में देश की जनता झेल रही है उसका एक मुख्य मुद्दा महंगाई, उस पर हम कुछ चर्चा आप लोगों के सामने करेंगे। एक तरफ तो महंगाई सर छू रही है, आसमान पर महंगाई के तमाम आंकड़े हैं और दूसरी तरफ उसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई, बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसका असर बेरोजगारी भी पिछले 50 वर्षों के चरम पर है। आज बेरोजगारी दर लगभग 30% के करीब चली गई है। आज 45% युवा ये मानकर घर में बैठ गया है कि उसको नौकरी नहीं मिलेगी। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ बेरोजगारी है, कमाई कम हो गई है, लोगों की जेब कटती चली जा रही है। इसने पूरी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया। अर्थव्यवस्था, क्योंकि एक इकोनॉमिक सिस्टम, प्लीज भाई पीछे प्लीज बातें नहीं करें आप लोग। इकोनॉमिक सिस्टम होता है, अगर इकोनॉमिक सिस्टम में एक कदम गलत उठता है तो उसका असर 4-5 जगह जाता है। आज जो महंगाई है वो महंगाई एक दिन में नहीं आई। मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह का इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट रहा है और वो उसकी शुरुआत जो हुई वो कहीं ना कहीं नोटबंदी से शुरुआत हुई। 2016 में 8 नवंबर में जब महापुरुष महोदय ने आकर कहा कि अब ये रद्दी के टुकड़े हो गए हैं कागज़, वहीं से जीडीपी भी डिरेल हुई और वहीं से तमाम जो समस्याओं की जड़ थी वो खड़ी होनी शुरू हो गई। और उसका असर आज आ रहा है कि बैंकों का एनपीए लगभग 4 गुना बढ़ गया है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। जिन लोगों के पास घर में माताओं बहनों के पास जेब में पैसा था भी, वो निकलकर बैंकों के पास पहुंच गया और बैंकों से वो बड़े बड़े व्यापारी जो मित्र हैं इनके, हम दो और हमारे दो की सरकार के, उनकी जेब में पहुंच गया और वहाँ से कर्जा माफ़ी का एक सिलसिला शुरू हो गया। अभी संसद के सत्र में एक आंकड़ा आया कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपया बड़े व्यापारियों का जो कर्जा था वो माफ़ कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया।
और उसके साथ साथ लगभग 5 लाख करोड़ का उनका टैक्स भी माफ कर दिया। और उसी का कारण है कि आज हम एक जो विकासशील अर्थव्यवस्था थी, डेवलपिंग जो नेशन था हमारा, उससे भी हम पीछे हट गए। आज हम एक डेवलपिंग नेशन की कैटेगरी से भी बाहर हो गए। उसी का कारण है कि आज जो पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान की 1,15,000 के करीब थी 2 साल पहले, आज वो घटकर 91,000 पर आ गई। उसी का कारण है कि लगभग 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए। यही कारण है कि 89% बच्चा आज माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है। यही कारण है कि आज 97% लोगों की कमाई घट गई है। पहला कदम गलत नोटबंदी, गलत तरीके से गलत समय पर केवल अपनी वाहवाही के लिए महापुरुष महोदय ने जब की थी, उसके बाद गलत इंप्लीमेंटेशन, रॉन्ग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, इन 2 कारण ऐसे मुख्य रहे और उसके बाद से तमाम चीजें ऐसी रही जिसके ऊपर आज हम विस्तार से चर्चा करें। देखिए, जिस समय पर 410 रुपए का 2014 में सिलेंडर था, तो मैडम है एक बड़बोली मैडम, बीजेपी की आजकल मंत्री भी हैं, वो सिलेंडर लेकर सड़कों पर घूमती थी, केवल दिखावा था। आज जब 1100 रुपए और 1200 रुपए में, और लेह लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा जिसको है भी, वहां पर 1280 रुपए तक में सिलेंडर जा रहा है, आज बीजेपी की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं। इसका ये कारण नहीं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऑलमोस्ट लगभग घटते ही चले गए। आप लोगों को याद होगा, एक दिल्ली के चुनाव में 2015 में मोदी साहब का स्टेटमेंट था कि जब देश के पास एक भाग्यशाली प्रधानमंत्री है तो दूसरा क्यों चाहिए। तो आज हम पूछना चाहते हैं, मोदी साहब, आपका भाग्य क्या आज खराब हो रहा है कि आपने पूरे देश को जिस तरह से महंगाई के गर्त में लुढ़का दिया। आप ही का स्टेटमेंट था, आपने कहा था कि टैक्स बढ़ेंगे, कुछ कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेंगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो गई है, उसको आगे लाने के लिए। तो मोदी साहब, ये कड़वी दवाई के नाम पर मोटे मोटे जो भैंस वाले इंजेक्शन आप जनता को लगा रहे हैं जीएसटी के नाम पर, ये कब तक लगते रहेंगे और देश की जनता कब तक पिसती रहेगी। हमारे समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में, जो पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम थे वो 130 और 135 और 138 डॉलर तक चले गए थे। आपके समय में तो 23 डॉलर तक भी आ गए। लेकिन आपने, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, आपने केंद्र की एक्साइज ड्यूटी लगाकर पिछले 8 वर्षों में 27 लाख करोड़ रुपया केवल और केवल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल और डीजल पर आपने लगाकर कमाया है। आप सोच सकते हैं, जिस देश की जीडीपी लगभग 33-34 लाख करोड़ हो और 8 वर्षों में केवल एक टैक्स, एक आइटम के ऊपर अगर 26-27 लाख करोड़ लगाया जाता हो, तो सरकार की अर्थव्यवस्था की क्या सिचुएशन हो। आपकी गलत पॉलिसीज के कारण मोदी साहब, जिस समय आप आए थे, जिस दिन आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस दिन से लेकर आज तक हिंदुस्तान के ऊपर जो कर्जा है वो लगभग 3 गुना बढ़ गया है। हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा पिछले 8 वर्षों में 3 गुना के करीब बढ़ गया है। 47 लाख करोड़ से लेकर और 140 लाख करोड़ के करीब 3 गुना से भी ज्यादा कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और उसका केवल और केवल कारण यह है कि आपकी गलत आर्थिक नीतियां, आपकी गलत आर्थिक नीतियां थी। इसीलिए रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में लगातार गिर रही है, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई के ऊपर एक चौतरफा जो वार है उसमें भी मदद मिल रही है। और आप केवल भाषण देने में मस्त हैं, आप केवल हिंदुस्तान को जाति और धर्मों के नाम पर बांटने में व्यस्त हैं। आप नई नई ड्रेस पहनते हैं रोज और नए नए भाषण देते हैं। आपको देश का प्रचार मंत्री नहीं बनाया था जनता ने, आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था। मोदी साहब, आप प्रधानमंत्री को जिन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए, उन पर आप पूरी तरह से काम करें। और केवल पेट्रोल और डीजल तक ही ये महंगाई की मार नहीं,
आप देखिए किस तरह से 2014 में, मुझे याद है रामविलास पासवान जी की वो स्टेटमेंट कि हमारे पास 4 साल के अनाज के भंडार भरे हुए हैं। 2014 से 2022 तक पहुंचे हैं हम, और आज हालत ये है कि कल ही सूजी और तमाम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उसका एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने भंडार खाली कर दिए। इनके जो मित्र हैं उनके गोडाउन्स में गेहूं पहुंचा हुआ है। अडानी के कहां सेलर लगे हैं, हरियाणा और पंजाब के साथियों को, मित्र को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। दुर्भाग्य यह है कि गेहूं के कीमत, आटे की कीमत, सरसों का तेल और जो बेसिक आइटम्स हैं जिसके ऊपर एक गरीब व्यक्ति अपना पूरा जीवन यापन निर्भर करता है, उसकी कीमतें किस तरह से बढ़ गई। अगर गांव में आज किसी को 2 कमरे का मकान बनाना है तो ईंट का प्राइस कितना बढ़ा है, लोहे का प्राइस कितना बढ़ा है। एक जो साधारण दरवाजा 2200-2400 रुपए का आता था, जो 3200, 3400 और 3500 तक चला गया है। आप लोग सोच सकते हैं कि महंगाई केवल और केवल पेट्रोल डीजल तक नहीं है, चौतरफा महंगाई की मार है। चाहे वो दूध के ऊपर, दही के ऊपर, पनीर के ऊपर, छाछ के ऊपर जीएसटी लगाने की बात हो। एक तरफ कहते हैं अर्थव्यवस्था बूम पर है, बल्ले बल्ले है, और दूसरी तरफ आपको छोटी छोटी चीजें, जिस देश के अंदर 89% बच्चा मॉल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हो, उसके पोषक तत्व उसको नहीं मिल पा रहे हों, प्रेग्नेंट वुमेन 56% मॉल न्यूट्रिशन से और एनीमिक हो, एनीमिया हो, उस देश में आप इस तरह की चीजों के ऊपर जीएसटी लगाकर गला घोटना चाहते हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण। एक कांग्रेस स्पोक्स पर्सन के माध्यम से नहीं और उस नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते भी ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूं कि मेरे मीडिया साथियों को जनता तक पहुंचाना चाहिए कि कहां तक ये सरकार गिर गई है और ये सरकार किस तरह से गरीब आदमी का गला घोट रही है। 2019 का मोदी साहब का एक भाषण मुझे याद आ रहा था, उसमें बड़ा उन्होंने कहा कि देखिए, कभी भी जीएसटी में मैं इन चीजों को नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि चुनाव था ना, चुनाव में तो साहब कुछ भी बोल देते हैं, लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोलने से नहीं चूकते हैं। 2019 के भाषण और 2022 में जो उनकी कथनी और करनी का डिफरेंस है, अंतर है, वो पूरा देश देख रहा है। आप कहते हैं कि साहब इनका विकास के लिए हमें पैसा चाहिए। अरे भाई, 1100 कुछ टोल थे हिंदुस्तान में 2014 में, नेशनल हाईवे के 1100 कुछ टोल थे, एग्जैक्ट फिगर नहीं देते हैं ये लोग। आज 2700 से ज्यादा टोल हैं हिंदुस्तान के अंदर। जिस टोल पर 30 रुपए 35 रुपए की पर्ची कटती थी, आज 70, 80 और 90 रुपए की पर्ची कटती है। एनएचएआई के ऊपर 33,000 करोड़ का कर्जा था 2014 में, आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा है। आप पूरे देश को कर्जे में डुबो रहे हैं, आप पूरे देश को की अर्थव्यवस्था को बंटाधार कर रहे हैं। स्वयं तो 10-10 लाख के सूट और लाखों की घड़ी और चश्मा है, स्वयं तो आप 8-8, 8.5 हजार के जहाज में चल रहे हैं। आप जनता का सोचिए कि जनता की क्या हालत है। आपने जो भाषण दिए थे, क्या हुआ उनका? आपने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार और 15 लाख आएंगे और स्विस बैंक का पैसा सारा यहाँ आ जाएगा। आज निर्मला सीतारमण जी संसद में कहती हैं, पिछले संसद सत्र में, कि सरकार को नहीं पता है स्विस बैंक में कितना पैसा है। आप ही लोग लेकर कागज घूमते थे ना कि हम सबका नाम बताएंगे, किस किस का पैसा है। क्या हुआ फिर उसके बाद? महंगाई बढ़ने के पीछे तमाम ये कारण हैं। आपने तमाम लूट मचवाई, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को यहां से भगाया, और आप भाषण देते हैं लाल किले से भ्रष्टाचार का। लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है हिंदुस्तान में, चिट्टा पकड़ा जाता है एक पोर्ट से, बार बार पकड़ा जाता है, और एक व्यक्ति अरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि वह आपके मित्र का बंदरगाह है। महंगाई के मामले में जो और चीजें रही, कुछ आंकड़े भी आज मैं रखूंगा जिनका बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। अभी आपको एलपीजी के बारे में बताया कि किस तरह से डबल कीमत हो गई। ग्लोबल प्राइसेस घटने के बाद भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर जिस तरह से 800-900% का इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी का रहा। दूसरी तरफ सब्सिडी का खेल भी किया इन्होंने, सब्सिडी सारी घटाते चले गए। सब्सिडी आप घटाएंगे, सरकार अगर उसके अंदर अपना प्रतिभाग नहीं करेगी
तो स्वाभाविक है कि कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। उज्ज्वला योजना के ऊपर आज से 2 साल पहले 2000 करोड़ से ज्यादा सब्सिडी थी और इस साल 0 सब्सिडी है। आप भाषण कुछ देते हैं, कहते कुछ हैं आप और करते कुछ हैं आप। इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ साथ अब एक और चीज सामने आ रही है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी हम गिरते चले जा रहे हैं। कि जो मैं पेट्रोल और डीजल एक व्यक्ति प्रति वर्ष इस्तेमाल करता था, मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा तो देश की तरक्की होगी, मेरी तरक्की होगी, वो भी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पावर जो है लगातार वो घटती चली जा रही है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। पंजाब वीरों की धरती रही है, हमेशा से फौज में बलिदान में पंजाब का, हरियाणा का, इस बेल्ट का पूरे का एक योगदान रहा। आप अग्निपथ लेकर आ गए, अरे भाई 10 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं। आप भाषण बड़े बड़े देते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर्स की वैकेंसी पिछले 5 साल में डबल हो गई, खाली पदों की आप भर्ती नहीं कर रहे हैं। अग्निपथ के माध्यम से आपने युवाओं का गला दबा दिया पूरी तरह से। पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि चाइना 8-8, 9-9 जगह यहां पर गांव बसाकर बैठा हुआ है और आप लोग अग्निपथ के माध्यम से युवाओं का गला दबा रहे हैं, आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं। चाइना के ऊपर आप एक शब्द नहीं बोलते हैं और इधर बेरोजगारी बढ़ाते हैं। पिछले 1 वर्ष में ही 24% के करीब जो सैंक्शनड पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, उनकी संख्या बढ़ी है लगभग 24%। आप देखिए कि जहां जहां पर जिन जिन राज्यों में आज से 8-9 वर्ष पहले पंजाब था, हरियाणा था, महाराष्ट्र था, चाहे किसी की भी सरकार थी, जो थोड़े अगड़े राज्य माने जाते हैं, वहां पर बेरोजगारी नेशनल एवरेज से लगभग 25% रहती थी। खेतों में काम करने के लिए कटाई के समय पे, जीरी के टाइम पे मजदूर नहीं मिलते थे। आज हालत यह है कि पलायन बढ़ा है, माइग्रेशन बढ़ा है। मनरेगा जैसी स्कीम की कमर तोड़ी है इन्होंने, जिस मनरेगा के लिए मोदी साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था कि कांग्रेस का विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। उसी मनरेगा ने कोरोना के समय में वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस की स्कीम ने इकोनॉमिक सिस्टम को हमारे को चलाए रखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठा रही है। हमने 5 डेमोन्स्ट्रेशन पिछले 2 महीने में किए हैं। संसद का घेराव भी हमने किया, प्रधानमंत्री आवास का भी घेराव किया हमने। मैं उनके डेट्स के पर्चे आप लोगों को अभी दिलवा दूंगा, या व्हाट्सएप का ग्रुप आपका होगा उसमें मिल जाएगा आपको। प्रेस रिलीज की कॉपी भी मिल जाएगी आपको। अभी आने वाले संडे को 5 अगस्त को संडे है, दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल हम लोग एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे। और रामलीला मैदान से हम एक नेशन वाइड मैसेज देना चाहते हैं कि मोदी सरकार जागे कुंभकर्णीय नींद से और वो महंगाई के ऊपर तमाम कदम उठाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए। जिस तरह से आज देश के अंदर महंगाई कमर तोड़ है, गरीब लोगों को कैसे निजात मिल सकती है, उसके ऊपर काम करें। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक बेसिक कारण ये भी रहा कि हम आप लोगों को बताएं कि किस तरह से महंगाई और तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर ये सरकार लूट मचाए हुए। ये सब्सिडी के ऊपर एक टेबल है, इसमें मैं बता देना चाहता हूं आपको कि 2017 से लेकर अभी तक का मेरा एनालिसिस है 2021-22 तक का। अगर टोटल हम देखें सब्सिडीज डोमेस्टिक एलपीजी पर, आज 0 सब्सिडी, जबकि हालत ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो गैस का सिलेंडर हमें 14 किलो वाला 1300 कुछ रुपए का पड़ता था, 800 रुपए के करीब सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी उस पर,
और 410 और 412 रुपए में हम जनता को देते थे ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ये मोदी साहब भाषण बहुत देते हैं, महिलाओं की आंखों से आंसू, भाइयों बहनों मित्रों, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो इनकी उज्ज्वला स्कीम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके अंदर 2017-18 में 2496 लगभग 2500 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार ने खर्च किया था और हालत यह है कि 2021-22 में आते आते ये जीरो पर आ गया। 2020-21 में मात्र 34 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लिए दिया, मात्र 34 करोड़ रुपया, और उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा मोदी साहब ने एडवर्टीजमेंट पे उज्ज्वला के योजना के लिए खर्च कर दिया। साथ के साथ अगर आप देखें तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात थी, जो चिदम्बरम साहब लेकर आए थे आधार कार्ड के माध्यम से, मोदी साहब भाषण तो बहुत देते हैं, मैंने लीकेज रोक दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और सच्चाई ये है कि जो टोटल सब्सिडी थी, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर थी, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था अकाउंट के अंदर, 2017-18 में लगभग 29,000 करोड़ थी। एग्जैक्ट फिगर है 28,684 करोड़, लगभग 29,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार तमाम तरह की सब्सिडीज देती थी, जो घटकर 2021-22 में, क्योंकि 22 का भी फाइनेंशियल ईयर चला गया है, मात्र 647 करोड़ रुपया रह गया। मोदी साहब कहां एक तरफ 29,000 करोड़ की सब्सिडी केंद्र सरकार 4 साल पहले देती थी, जिससे कहीं ना कहीं महंगाई पर कंट्रोल होता था, और आज कहां मात्र 650 करोड़ पर आ गए। मोदी साहब का, इस केंद्र सरकार का जो दिखावा है वो ये सामने है। आज का क्योंकि मुख्य विषय हमारा अर्थव्यवस्था और महंगाई, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ था, मेरे पत्रकार बंधुओं को शायद कुछ फैक्ट्स मेरे से कन्वे हो गए हैं, कुछ चीजें हम आपको और भी दे देंगे अभी प्रिंट आउट फॉर्म में। आज के सुमोटो से संबंधित, मेरे वक्तव्य से संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं, सादर आमंत्रित। और इससे एक बार कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं, फिर हम फ्लोर को ओपन करेंगे। आप इस ऑफिस से लेकर और एवरेस्ट तक कोई भी सवाल पूछिए। देखिए, वो तो पीसीसी तय करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तय करेगा कि कितने लोग जाएंगे, लेकिन पंजाब में हमेशा से दिल्ली में कोई भी रैली रही हो, राष्ट्रीय कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे वो 3 कानूनों पर अहंकारियों के घुटने टेकने का काम रहा हो, पंजाब ने ही किया है। मुझे लगता है 5 तारीख को पंजाब से सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे कार्यकर्ता और आम जनता पहुंचेगी। और कोई प्रश्न महंगाई से या हमारी रैली से रिलेटेड कोई भी है? सबर कर लिया है? पाना मान लिया? नहीं, असल में क्या है ना, जो महंगाई एक बहुत बड़ा विषय होना चाहिए, अर्थव्यवस्था डूब रही है। जब बैंकों की हालत ये है कि आप केवल 2 ही बैंक रखना चाहते हैं, एक तरफ दौर था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स का, आज मर्जर करके आप बैंकों को बचा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और जाति और धर्म के धतूरे में पूरी तरह से महंगाई डूब चुकी। महंगाई विषय नहीं रहा। जी, आप महंगाई के मुद्दे पर दोबारा एक्टिव होने जा रही है कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी के मुकाबला करने के लिए कौन सा लीडर है जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की पीठ लगा देगा? देखिए, मुझे लगता है कि पीठ कोई पार्टी किसी की नहीं लगा सकती, और ना ही हम किसी की पीठ लगाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इतना झूठ बोलने वाला कोई लीडर नहीं है। सच्चाई, इतना देश को गुमराह करने वाला हमारे पास कोई लीडर नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे एक तरफ लीडर थे और एक तरफ एक व्यक्ति जो लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता हो, हमारे पास ऐसा लीडर नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है, नरेंद्र मोदी जी से बेहतर देश चला सकता है।
हमारे पास एक से एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, एक से अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे पास प्रशासन को समझने वाले लोग हैं, एक से एक अच्छे लीडर हैं हमारे पास। आप निश्चिंत रहिए, देश की जनता समझती है। देखिए, मुझे लगता है कि एक संघर्ष का लोकतंत्र में माध्यम होता है और उस माध्यम को, लोकतंत्र में संघर्ष के माध्यम को ब्लॉक कर दिया गया है। और उसको ब्लॉक करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट दें। ये वही मोदी जी हैं जो सीबीआई के ऊपर बड़े बड़े भाषण देते थे, और ये वही मोदी जी का शासन है जब सीबीआई के डायरेक्टर की पेंशन भी रुकी हुई है 4 साल से। ये वही मोदी जी हैं जो पेगासस पे एफआईआर होनी थी तो सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे घेर लिया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। संघर्ष का एक रास्ता होता था मीडिया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग मोदी साहब की गोदी में बैठा हुआ है। हमारी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को चलाता है गोदी मीडिया, ये आप लोग देखते हैं। दूसरा संघर्ष का रास्ता होता था संवैधानिक संस्थाएं। जब आप सुप्रीम कोर्ट के और तमाम न्यायालय, न्यायाधीश और बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ मोबाइल में पेगासस लगा देंगे तो संघर्ष का रास्ता कहाँ से चलेगा और जनता तक बात कैसे पहुँचेगी? कितने जनता के लोग जानते हैं कि मोदी साहब के आने के बाद देश के ऊपर कर्जा 3 गुना हो गया है? ये बात जनता तक नहीं पहुँचने दी जा रही है। हमें और आपको रोज हिंदू मुसलमान में, 3 तलाक में, हिजाब में और फलाने में और ढिकड़े में उलझाए रखा जा रहा है। तीसरा माध्यम होता है लोकतंत्र में बात पहुंचाने का, कहीं ना कहीं जो हमारे अधिकार हैं। मुझे बताइए, पिछले 8 वर्षों में एक भी अधिकार इस सरकार ने दिया? हमने तमाम अधिकार दिए, सूचना का अधिकार दिया हमने। आज जिस ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, इसकी पावर्स को हमने बढ़ाया। आज वो कठपुतली बन गए। इलेक्शन कमीशन उनका पिट्ठू बनकर काम करता है। आप तो मीडिया के साथ ही, चुनाव आया था तो एक चैनल आया था नरेंद्र मोदी नमो चैनल, आपको किसी को दिखाई देता है आज? कोड ऑफ कंडक्ट का सरेआम वायलेशन हुआ। जब वो चैनल चुनाव चला गया तो मोदी साहब भी चले गए और नमो चैनल भी चला गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से भी नहीं डरी, अंग्रेजों से भी हम लड़े थे। एक कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं, मैं एक हिंदुस्तानी के नाते आपसे बात कर रहा हूं कि देश वास्तव में, जिसको डॉल्ड्रम्स कहा जाता है, भंवर में फंसा हुआ है। आप लोग समझिए इस चीज को। और उसके बाद अंतिम चीज जो रहती थी वो रहती थी संसद। क्या हालत कर दी है। 25% बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को जाते हैं। नोटबंदी, 3 काले कानून, अग्निपथ, इतनी बड़ी बड़ी चीज, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बिना संसद में डिस्कस किए ये सरकार लेकर आती है। और यही गुजरात मॉडल है। सारे अधिकारियों की मुंडी मोड़ लो, सबके यहाँ पेगासस लगा दो, सबकी फाइलें बना दो, जनता तक बात नहीं जानी चाहिए, कोई डाटा नहीं जाना चाहिए। नो डाटा सरकार है ये। मैंने कहा ना, अभी इतना लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया कि जो माध्यम, एक मिनट, आपका प्रश्न हो गया ना? आप सुनिए भाई, सुनिए जरा। मैंने एक मीडिया पर भी वक्तव्य दिया, शायद आपने सुना होगा वो। देखिए, नेशनल हेराल्ड से शुरू करते हैं। कब शुरू हुआ था मैटर? आप ही बता दीजिए, कब शुरू हुआ था? नहीं, आप ईयर बताइए ना भाई। आप इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछना, आप ईयर बताइए, कब केस हुआ था? कब हुआ था? कौन सा ईयर था? प्रॉब्लम यह है कि मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को भी ये नहीं पता कि कब शुरू हुआ था। 2012 में शुरू हुआ था, कंप्लेंट गई थी।
हमारी सरकार थी, हम चाहते वहीं रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोकते। कांग्रेस पार्टी ऐसा कभी नहीं करती। 2012 से 22 आ गया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, अभी एफआईआर नहीं हुई है उसमें। आप देश को बेवकूफ बना रहे हैं। 10 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलेगी। सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा और आपका टैक्स पेयर्स का जाता है, खर्च होता है उस ईडी की तनख्वाहों देने पर। 0.5% से बिलो है उसका कन्विक्शन रेट। हम सवाल भी ना पूछें। दिल्ली पुलिस के गुंडे हमें पीटेंगे सड़कों पर और हम सवाल भी ना पूछें। एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, नहीं सर, एक मिनट सुनिए ना। ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है? 0.4%। खाक जांच एजेंसी है वो। मुझे दे दो ना किसी का बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर, में 2 दिन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज और सब कुछ बता दूंगा। अगर आपके पास कंटेंट है तो चार्जशीट फाइल करो ना, आप एफआईआर रजिस्टर करो ना, क्यों नहीं करते आप? 10-10 घंटे केवल राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, बीमार को भी बैठाकर आप सवाल जवाब करते हैं। हमारा इस पर ऑब्जेक्शन है। एक मिनट सर, एक मिनट। जहां तक बात है, पंजाब के एक मंत्री का भी सवाल पूछा आपने। कानून अपना काम करेगा। अगर उसने गलत काम किया है, कन्विक्शन होगी, न्यायालय में मैटर है। धरना कहाँ धरने हो का रहा है? बताया ना मैंने। मोहित जी, इसका जवाब मैं दूंगा। ना मोहित जी, मोहित जी, मोहित जी, एक तो मैं जवाब दूंगा इसका भी। मोहित जी, इसका जवाब मेरे से लीजिए। पहली बात ये है कि धरना है ही नहीं है। आप लोगों ने ये कैलाश ने भी बात बोली, वहाँ पे धरना नहीं चल रहा है, एजिटेशन नहीं है। इसी पे ही ये सवाल खत्म हो जाता है। धरना का नाम आप दे रहे हैं, वहाँ पे धरना। एक मिनट, जय एक सिंह मिनट मैं जी, उत्तर देता हूँ। जय सिंह जी, देखिए धरना देखिए, नहीं एक है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पत्रकार महोदय, मैं सवाल मैं उत्तर देता हूँ भाई आपका। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर केसेस लगे हैं, उसके सपोर्टर्स धरना देना चाहते हैं कि धरना पे बैन हो गया क्या इस देश में? मैं कह रहा हूँ कि धरने के ऊपर बैन है क्या? क्या वो आरोपी सिद्ध हो गए, उनको सजा हो गई? 2G पर किसने धरना दिया था? पार्लियामेंट। एक मिनट सर, पार्लियामेंट में 4 पार्लियामेंट के सेशन नहीं चले, सीबीआई ने कहा कि मैं 1 साल तक बैठा रहा, जज ने कहा, मेरे पास एक सबूत नहीं आया, पार्लियामेंट नहीं चलने दी उन लोगों ने। अगर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं या सपोर्टर्स ने धरना भी दिया है तो क्या धरने पे बैन हो गया इस देश में? देखिए, मैं लोकल लीडरशिप ने, सिंह साहब देखिए, सिंह साहब, बात ये है, अगर कुछ वर्कर्स ने पहले नहीं दिया, अभी दे दिया, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि दिल्ली की शराब की पॉलिसी का सारा पैसा पंजाब में लगाकर इन लोगों ने चुनाव जीत लिया। असली मुद्दा ये है, कई हजार करोड़ रुपए का गबन वहां से करके डाका डालकर ले आए और यहाँ पर पूरा मीडिया और सोशल मीडिया पे गुमराह किया लोगों को। मुद्दा ये है। हाँ, देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। मैं एक प्रश्न के आपके एक हिस्से से पूरी तरह सहमत हूँ। हमसे कमी हो सकती है, हमारी लीडरशिप से भी कमी हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर तक सही रूप में ना पहुँच पाई हों। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कहीं पर भी हो सकता है और मैं उससे कहीं अनभिज्ञ नहीं हूँ। कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही हम लोग एक चीज़ चैनलाइज है। कहीं कमी रह सकती है, उसको स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन अब बात आती है गुलाम नबी आज़ाद साहब की। हम तो आज भी सम्मान देते हैं, हमारे वरिष्ठ लीडर थे। मेरा 20-22-25 साल का, मैं अमरिंदर सिंह राजा के साथ यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता होता था। हम 4.5 साल एक ही कमरे में दोनों बैठते थे। मैं तो प्रवक्ता तक ही पहुंचा हूं इतना लंबा टाइम लगने के बाद। गुलाम नबी आज़ाद साहब 37 वर्ष तक
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, तब समझ नहीं आया उनको कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। जब राज्यसभा नहीं मिली तो आपको दिक्कत होनी शुरू हो गई। आप केवल प्रधानमंत्री और कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे, बाकी सारी पोस्ट आपने एंजॉय की, मुख्यमंत्री तक रहे। आप तो दिल्ली बैठे थे, कार्यकर्ताओं ने राज्य में सरकार लेकर आए और आपको दिल्ली से भेज दिया गया, तब आपको समझ नहीं आई। मैं गुलाम नबी आजाद साहब से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी के कौन से चपड़ासी ने, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया है, कौन से पीएसओ और चपड़ासी ने उनको राज्यसभा दी थी, भाई हम भी मिल लेंगे जाके, हम भी बन जाएंगे। आरोप लगाना आसान है। गुलाम नबी आजाद साहब को खुद आत्मावलोकन करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए अपने जीवन की। जब आप बुरी तरह हारे, 400 वोट मिले, तब भी आपको सेफ सीट से महाराष्ट्र से लोकसभा भेजा गया। गुलाम नबी आजाद साहब, आपने 4 मीटिंग की पिछले 3-4 महीने के अंदर। लास्ट मीटिंग 14 जुलाई को हुई और उसके अंदर ये तय हुआ कि आपके कहने के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा। आपकी हर बात का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया। आपने 4 नाम दिए कि इनमें से कोई भी बना दीजिए, उसी में से 4 में से बनाया गया। आपकी किसी बात को गिराया नहीं गया। जब तक आपको समझ नहीं आई, राज्यसभा नहीं मिला, तो आपको सारी चीजें, सारी कांग्रेस की कमियां 5-5 पेज की चिट्ठी लिखनी पड़ गई। 1.5 पेज में तो केवल यही एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से पद पर रहे हैं वो। देखिए, मुझे लगता है लोकतांत्रिक पार्टी में अगर उनको कहीं पर इलेक्शन प्रोसेस पे कोई सवाल खड़ा करना है तो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, मधुसूदन मिस्त्री जी को चिट्ठी लिखें। वो ये मीडिया में आकर बयानबाजी करना, ये क्या उचित है? आनंद शर्मा जी को सोचना चाहिए, उनकी भी कहीं पीड़ा कोई राज्यसभा वाली तो नहीं है। सीनियर लीडर्स के सभी के बयान आए, पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, कांग्रेस के अलावा किसी की कोई स्टेटमेंट है तो आप बताएं। तीसरा, पत्रकार बंधु, मेरे से आप छोटे हो, बिल्किस बानो माइनॉरिटी नहीं थी। वो पहले एक हिंदुस्तान की बेटी है, उसके बाद वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। सवाल को केवल माइनॉरिटी तक सीमित मत करो। आज एक बेटी के साथ है, कल को किसी बेटी के साथ होगा। अभी इसी 15 अगस्त के दिन मोदी साहब का भाषण लाल किले की प्राचीर से क्या था? बहन बेटियों के लिए। 2014 के लिए लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए कहां जा रहे हैं, क्योंकि अब भाजपा के कार्यकर्ता थे, एक जाति विशेष के वोट चाहिए, तो आपने उनको छोड़ दिया। कांग्रेस के अलावा किसी ने आवाज नहीं उठाई है। पवन खेड़ा जी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं को अभी 4 दिन पहले अहमदाबाद में अरेस्ट किया गया, लेकिन मीडिया दिखाता नहीं। दुर्भाग्य है इस चीज का। तो ये जो आपके आम आदमी पार्टी वाले जो लोग आकर रोज चिल्लाते थे ना, 1000 रुपए दे देंगे पेंशन की महिलाओं को, बेटियों को, एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। मेरे संज्ञान में इस तरह का बयान नहीं है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। कल प्रताप सिंह बाजवा जी ने बयान दिया, पार्टी का बयान है, साढ़े सीएलपी लीडर है। देखिए, मैंने कहा मीडिया का एक वर्ग, और वो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। तो साथ ही आप लोग बैठे, मीडिया से आप बेहतर बता सकते हैं। जाने से पहले मुझे बताइएगा, जरूर इम्प्लीमेंट करवाऊंगा। कल ईडी सीबीआई दे दो, आप दोनों को कल कांग्रेस ज्वाइन करा दूंगा मैं। अगर हम लोग नहीं जागेंगे तो कुछ भी हो सकता है, और जागने का लोकतंत्र का एक स्तंभ मेरे सामने, इतनी बड़ी संख्या में अगर आप लोग अपनी कलम को उठा लें तो कोई मोदी जी नहीं है और कोई ताकत नहीं है कि जो रोक दे। अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर तो नहीं होंगे।
भाजपा में आखिरी चुनाव कब हुआ था? कौन लड़ा था? कब हुआ था? चुनाव ही नहीं हुआ सर। एक, अरे भाई मैं कह रहा हूं भाजपा में आखिरी चुनाव कब हुआ था? कौन दो लोग लड़े थे? आप लगभग 30-40 मेरे पत्रकार बंधु हैं, दो नाम बताइए कि दोनों आपस में लड़े थे चुनाव। यार मैं भाजपा की पूछ रहा हूं, कब आखिरी दो लोग चुनाव लड़े थे, उनका नाम बता दी। नड्डा जी के खिलाफ कौन लड़ा था? अमित शाह जी के खिलाफ कौन लड़ा था? अरे भाई अकाली दल से एक मिनट सर एक मिनट सर, बच्चों को छोड़ देते हैं सर, मैं बताता हूं। शिवसेना, एक मिनट, आज 13 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं बीजेपी के जिनके बच्चे या तो एमएलए हैं या मंत्री हैं या सांसद हैं। वो परिवारवाद नहीं है। बीजेपी के 7 सीएम ऐसे हैं जिनके बच्चे एमएलए हैं या एमपी हैं। तो आप दिखाइए ना। तो आपने यही तो हम प्रॉब्लम है। हम दिखा रहे हैं, जनता देखेगी। और पिछले 3 महीने में बहुत जबरदस्त ग्राउंड पे फर्क आया है। मेरी बात को याद रखिएगा। नहीं, मैंने नहीं कहा। एक परिवार वो है जिसने कुर्बानियां दी हैं, एक परिवार वो हैं जिनके घर से चिड़िया भी नहीं मरी है। दोनों परिवारों को कंपेयर मत कीजिए। और हम तो कह रहे हैं, हमने तो इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर किया है। अगर किसी का भी मन है, इंक्लूडिंग आनंद शर्मा जी, चुनाव लड़े, कौन मना कर रहा है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साहब।